तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो है आपके केमिस्ट्री का, वो है सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशन का यहाँ पर मेरे पास शॉर्ट नोट्स है, मैं आपको शॉर्ट नोट्स से वहां पे आपको वन शॉट देने वाली हूँ सॉल्यूशंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि सॉल्यूशंस होते क्या है, राइट। सो क्या होते हैं सॉल्यूशंस? अ परफेक्टली होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। जैसे मैंने सॉल्ट सॉल्ट डाल दिया वाटर में, तो क्या बन गया? एक सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं क्या है? एक सोल्यूशन कहते हैं जहां पर दो चीजें मिलती है, ठीक है। सल्यूट द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट और फिजिकल स्टेट इज चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द सल्यूट। तो सल्यूट क्या होता है? जो कम से कम अमाउंट में रहता है, ठीक है, कम से कम अमाउंट में रहता है, हम उसको क्या कहते हैं? सल्यूट कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं सॉल्वेंट्स की। द कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट एंड डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट गैस रहेगा, सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा, सॉल्वेंट सॉलिड रहेगा। किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? सब सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है जो ज्यादा अमाउंट में आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट हो, ठीक है। टाइप ऑफ सोल्यूशन, कितना टाइप के सोल्यूशन होते हैं अभी देखते हैं। सो एक होता है आपका गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन, सोल्यूशन इन विच गैस एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट आर नोन एज गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन में क्या होता है कि गैस आपका क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, जैसे कि सॉलिड, गैस, सोल्यूट। यहाँ पर आपका ये सोल्यूट है, यहाँ पे आपका ये सॉल्वेंट है, मतलब ये कम अमाउंट में। सबसे पहले मैंने सॉलिड को गैस में डाला, उसका एग्जांपल क्या हो गया? आयोडीन वेपर्स इन एयर, ठीक है, आयोडीन के वेपर्स इन एयर, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर, ठीक है। आयोडीन के वेपर एयर में, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो सारा क्या एग्जांपल आ जाता है आपका सॉलिड और गैस में। लिक्विड गैस का अगर मैं एग्जांपल लूंगी तो वहां पे क्या आ जाता है? वाटर वेपर इन एयर, ह्यूमिडिटी, ठीक है। गैस और गैस का लूंगी तो एयर, जहां पर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सब मिलकर हमारा एक एयर कॉम्प्रोमाइज, मतलब वो कंप्राइज करते हैं, ठीक है। नाउ लिक्विड सोल्यूशन। अब लिक्विड सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इन विच लिक्विड आर प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। मतलब सॉल्वेंट क्या होगा आपका? लिक्विड। और यहाँ पर ये क्या होगा? देखो सॉलिड के साथ आप सबको पता है, आप नींबू पानी बनाते हो, राइट। तो सॉल्ट प्लस शुगर इन वाटर, ठीक है। लिक्विड लिक्विड, अरे अल्कोहल इन वाटर ये आप लोग ने ट्राई नहीं किया होगा, शायद मे बी आपने देखा होगा लोगों को, बट अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। गैस एंड लिक्विड, एरिएटेड टैंक, O2 इन वाटर, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड सोल्यूशन। सो सोल्यूशन, सॉलिड इट इज प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट। सोल्यूशन जिसमें सॉलिड ज्यादा प्रेजेंट हो। सॉलिड सॉलिड आपने देखा होगा, आपने सुना है कि गोल्ड में मिश्रण कर दिया है ना। गोल्ड में क्या कर दिया? मिश्रण कर दिया। प्योर गोल्ड नहीं है, लोग मिश्रण कर देते हैं। किस चीज का मिश्रण कर देते हैं? एलॉय का मिश्रण कर देते हैं, कॉपर का मिश्रण कर देते हैं, डिजॉल्व इन गोल्ड, ठीक है। लिक्विड सॉलिड, Hg इन Ag और Hg इन जिंक। गैस सॉलिड, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कौन कौन से ऐसे डिफरेंट मेथड्स है? सबसे पहला फॉर्मूला है मास परसेंटेज। अगर आपको मास परसेंटेज को डिटरमाइन करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W2, जो आपके सॉल्वेंट का मास होगा, आपके सोल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास इंटू 100। बहुत इजी है। W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। सो अगर आपको मास परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला आएगा या पूछेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ओके। अब आते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज पे, ठीक है। सो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वही है वॉल्यूम, वहां पर आप मास फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे आप वॉल्यूम का फाइंड कर रहे हो, तो यहाँ पे V2 V1 प्लस V2 इंटू 100, राइट, ठीक है। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास भी फाइंड करना है, वॉल्यूम भी फाइंड करना है, परसेंटेज। तो W2 इज इक्वल टू V, जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो, इंटू 100, ठीक है। मास फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। मास फ्रैक्शन आपने पढ़ा ही है कि क्या होता है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन W1 प्लस W2, ठीक है। अगर आप x1 का फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप x2 का फाइंड कर रहे हैं तो W2 ऊपर आ जाएगा। स्ट्रेंथ बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, स्ट्रेंथ आपको याद रखना है। और ये स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रेंथ को आप वो भी कहते हैं मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आता है? W2 अपॉन V सोल्यूशन इन ml इंटू 1000 पार्ट्स पर मिलियन। W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 10⁶ एंड मोलैरिटी का यहाँ पर फॉर्मूला आ गया है, देख लीजिए। यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया है। क्या है मोलैरिटी का फॉर्मूला? कि सो मोलैरिटी यहाँ पर आ गया। मोलैरिटी में क्या होता है? यहाँ पर आप
मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसमें डिफरेंस देख लग सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो M2 आ जाता है, यहाँ पर M2 नहीं। अगर मैंने पहले गलत कहा होगा तो आई एम वेरी सॉरी, बट यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर क्या आता है, M2 आता है। मतलब W2 क्या है आपका मास जो रहेगा, M2 क्या है आपका मोलर मास जो सब्सटेंस का रहेगा। सपोज मेरे पास नाइट्रोजन, ठीक है, सपोज मेरे पास नाइट्रोजन, इसका मोलर मास क्या होता है 40, बराबर, और मैंने इसका मास आपको 28 ग्राम दिया रहेगा। ये आपका W होगा, ये आपका M होगा, ठीक है, समझ गए आप। एंड V इन सोल्यूशन इन सेंटीमीटर इंटू थाउजेंड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये आपका लीटर्स में रहना चाहिए, इसलिए हम इंटू थाउजेंड ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा W2 इंटू थाउजेंड अपॉन यहाँ पर, ठीक है। अब मोलारिटी में क्या होता है, मोलारिटी में हम वेट लेते हैं नीचे वन का, ठीक है। मोल फ्रैक्शन N1 अपॉन N1 प्लस N2 और X2 N1 अपॉन X2, और गैसेस के लिए P1 अपॉन P2 प्लस P1 अपॉन P2, और आपको पता है कि N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, ये रिलेशन कभी मत भूलना। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है, जो है सल्यूबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस मैं एक सॉल्वेंट में डाल सकती हूँ एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। रट लो ये वाला डेफिनेशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी, राइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, क्योंकि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर। अगर जो डाइल्यूशन है वो एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं सोल्यूट, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। अगर मैं लिक्विड में कोई सॉलिड डाल रही हूँ, सॉल्ट डाल रही हूँ, तो अगर मैं उसको गर्म करूंगी तो वो प्रोसेस जल्दी हो जाती है, राइट। इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द राइजिंग टेम्परेचर, okay। Next, effect of pressure, pressure do not take any significant effect on solubility of solids in liquid as these are highly compressible। तो अब शुरू करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हेनरी लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब जो पार्शियल प्रेशर होगा आपके गैस का, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब ये जो पार्शियल प्रेशर जो गैस का होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द एक्स। अब इसको हटाना पड़ेगा। अब प्रेशर मतलब जो गैस प्रेशर को अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है KH, where KH is the Henry's law constant and it is different for different gases at a particular temperature, ठीक है। KH क्या है, एक हेनरीज लॉ कांस्टेंट है और वो डिफरेंट रहता है डिफरेंट टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा KH की वैल्यू करोगे उतना ज्यादा लोअर दी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन द लिक्विड, मतलब KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सो हमें यहाँ से तीन बातें याद रखनी है। कैसी, क्या क्या बातें, कि पार्शियल प्रेशर एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन पे, ये हेनरी लॉ स्टेट करता है। What does the Henry law states that the partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction, where P is directly proportional to M and P is equal to KHM, ठीक है। P is equal to KHM, और यहाँ जो K होगा KH is inversely proportional to solubility, right? Clear? Any doubt? तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डिसोल्यूट कर रहे हैं, ये क्या हो गया, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। देन अकॉर्डिंग टू लीच-शैटरल प्रिंसिपल द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो लीच-शैटरल प्रिंसिपल की वजह से हमने कह दिया भाई सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। अब राउल्ट्स लॉ, it states that for a solution of volatile liquid the partial pressure of each component of the solution is directly proportional to the mole fraction present in it, okay। So what does it states that, क्या state कर रहा है कि solution of volatile liquids the partial pressure of each component of the solution, मतलब partial pressure जो each component रहेगा ना liquid का, मतलब चाहे वो solute हो या solvent हो, each component of the solution is directly proportional to the mole fraction, ठीक है। अब देखते हैं, नाउ यहाँ पर देख लो कि क्या हो रहा है,
यहाँ पर देखो, वहां पर के एच था, यहाँ पर क्या पार्शियल हम लोग ने प्रेशर का लगवा दिया, ठीक है। यहाँ पर P2 के लिए वो, ठीक है, वेर P1 एंड P2 आर दी प्योर प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर के अकॉर्डिंग जो ये है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करना चाहिए। अब आपने 11th में पढ़ा होगा कि, अच्छा मुझे पता है आप लोग ने नहीं पढ़ा है, पर चलो ठीक है ना, एक वक्त के लिए ये रट लो कि डाल्टन लॉ कहता क्या है कि अगर मेरे पास दो गैसेस है, N2 है और O2 है, राइट, तो अगर मुझे इसका टोटल पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे निकालना है। सो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू X1 P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट। ये कैसे लिया है, ये कैसे लिया है, ये वाला लगाकर, किसको लगाकर, राउल्स लॉ को लगाकर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर अब हम X1, अब आपने पढ़ा था कि X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1, पहले पढ़ा था हमने कि मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक X1 की वैल्यू निकाली, X1 इज इक्वल टू X2 माइनस 1। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू आई है हमने वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये X2 रहने दिया। जब इसको सॉल्व किया है तो ये फाइनल आए, काफी बार आपके एग्जाम से पूछा गया है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा है, ठीक है। If y1 and y2 are the mole fraction of the component 1 and 2 respectively, तो यहाँ पर आपको इसके फॉर्म पे भी दे दिया गया है, वेपर फेज में हो तो वेपर फेज में, सॉलिड फेज में हो तो सॉलिड फेज, ठीक है। अब बात करते हैं राउल्स लॉ। ओके, राउल्स लॉ फॉर सोल्यूशन लिक्विड, इट स्टेट्स दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई जो वेपर प्रेशर होगा ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शंस के। पी नॉट वन, पी नॉट माइनस पी एक्स अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू X2, वेयर P1 जो है वो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, यहाँ पर ये PS जो है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, एंड X2 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट। चलिए शुरू करते हैं फिर। नेक्स्ट जो है आपका वो है आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए तो फिर इसको पढ़ते हैं एक बार। क्या है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने की जो वो रहती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटी कह लो, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। सो आइडियल सोल्यूशन, अब आइडियल सोल्यूशन क्या होता है कि जो राउल्स लॉ को पूरा पूरा फॉलो करता हो। अब राउल्स लॉ क्या कहता है कि राउल्स लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट, राइट। तो वही जो इस स्टेटमेंट को पूरा पूरी 100% फॉलो करता है उसको क्या कहता है, आइडियल सोल्यूशन। सो आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है ना कि यहाँ पर ये ग्राफ आपने आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी देखा होगा, ठीक है, जहां पर सबसे पहले एक एक मैंने सिर्फ अब एक इंडिविजुअली ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक इंडिविजुअल सोल्यूशन ले रहे हैं। सपोज अगर मैं टोलिन का सोल्यूशन ले रही हूँ तो मैं सिर्फ टोलिन का ही सोल्यूशन ले रही हूँ, मैं बेंजीन का सोल्यूशन ले रही हूँ तो मैं सिर्फ बेंजीन का ही सोल्यूशन ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने एक टोलिन का सोल्यूशन ले लिया। अब टोलिन का सोल्यूशन ले लिया, मैं उसको पीए मानती हूँ, मैं इसको पीए मानती हूँ, राइट, मैं इसको पीए मानती हूँ। अब ये जो पीए होगा, राइट, यहाँ से शुरू करूंगी, यहाँ पे अब कोई तो सल्यूट है नहीं, तो उसको कोई रोकेगा नहीं, तो वो स्टीपली बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बेंजीन ले लेती हूँ, बेंजीन का भी स्टीपली बढ़ता जा रहा है, तो इसका क्या ग्राफ आया, जैसा हमारा अनुमानित था, जैसा हमारा एक्सपेरिमेंटल था, वैसे ही इसका ग्राफ आया, पी टोटल हमारे पक्ष में आया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ए बी इंटरेक्शन था वो ऑलमोस्ट इक्वल था ए इंटरेक्शन से एंड बीबी इंटरेक्शन से, जहां पर डेल्टा एच मिक्स जीरो था और डेल्टा बी जीरो था, डाइल्यूट सोल्यूशन बेंजीन और टोलिन का, ठीक है। अब यहाँ पर जब नॉन आइडियल सोल्यूशन आ जाता है तो वहां पर दो तरीके के आ जाते हैं, ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो तरीके के आ जाते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, सपोज मैंने दो लिए, इथेनॉल लिया और एसीटोन लिया, ठीक है, इथेनॉल और एसीटोन लिया, वो एक यहाँ पर मैं इथेनॉल ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं एसीटोन ले लेती हूँ। अब एसीटोन का क्या किया, स्टीपली बढ़ गया, स्टीपली बढ़ गया, इथेनॉल का भी स्टीपली बढ़ गया, तो इसने क्या दिखाया, पॉजिटिव डेविएशन दिखाया, हमारे एक्सपेरिमेंटल से ज्यादा दिखा दिया, ठीक है। सो ए बी इंटरेक्शन बहुत बहुत ज्यादा कम होता है ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन से। तो जो नए बॉन्ड्स बनते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर बनते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर बनते हैं, ठीक है, ए इंटरेक्शन और बीबी इंटरेक्शन से। और डेल्टा एच मिक्स ज्यादा होता है, डेल्टा वी भी ज्यादा होता है। अब फॉर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे नीचे गिरा हुआ ग्राफ देख सकते हो आप। सो ए बी इंटरेक्शन बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, ए इंटरेक्शन और बीबी इंटरेक्शन, डेल्टा एच बहुत कम होता है, डेल्टा वी बहुत कम होता है। एग्जाम्पल्स आपको दो दो लर्न कर लेने चाहिए। एग्जाम्पल्स देख लो आइडियल सोल्यूशन के, यहाँ पर ये आपके आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है बेंजीन एंड टोलिन एंड हेक्सेन एंड हेनेप्टीन। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव है। यहाँ पर देख लो एसीटोन प्लस इथेनॉल,
एसीटोन प्लस CS2, वाटर प्लस इथेनॉल, ठीक है, वाटर प्लस मिथेनॉल, एसीटोन प्लस CS, एसीटोन प्लस इथेनॉल। यहाँ पर एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, CH3OH प्लस CH3COH, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे जो है आपका एजियोट्रॉप्स, ठीक है। सो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? द मिक्सचर ऑफ लिक्विड which boil at constant temperature like a pure liquid and possesses same composition of liquid in liquid as well as vapor phase for the constant boiling point। ऐसे मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं और उनका लिक्विड में भी कंपोजिशन सेम होगा, वेपर में भी उनका कंपोजिशन सेम रहेगा, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स दे formed by those liquid pairs which show positive। मिनिमम मतलब पॉजिटिव, इनवर्सली है, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन दिखाएंगे? पॉजिटिव डेविएशन। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन दिखाएंगे? नेगेटिव डेविएशन। नाइट्रिक एसिड वाटर सोल्यूशन। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? properties which depend only on the number of solute particles dissolved in a definite amount of solvents and not on the nature of the solute is called as colligative property। एक नंबर का पूछ सकते हैं, एक मार्क का पूछ सकते हैं। properties which depends upon the number of solute particles in a definite amount irrespective of the nature of the solute is called as colligative property। अब बहुत सारी colligative properties होती हैं, राइट right? एक होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। when a non-volatile liquid is dissolved in a solvent, vapor pressure of the solution is lower than that of the pure solvent which is known as lowering of vapor pressure। अगर आप ये दिमाग लगाओ, अगर मैंने एक सॉल्वेंट अपने मैक्सिमम वे पे वेपर प्रेशर दे रहा था, मतलब उसको गर्म कर रही थी तो वो वेपर निकाल रहा था, मैंने उस पर सल्यूट ऐड कर दिया, तो अब सॉल्वेंट के लिए क्या होगी? जगह कम पड़ जाएगी वेपराइज होने के लिए, तो हम उसको क्या कहेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर N2/N1। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हैं, इसको आप लिख ले सकते हैं कि N2/N1 एंड W2 × M1 M2 × W1, ठीक है। अब बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Okay, elevation in boiling point. The boiling point of a solution containing a non-volatile solute is always higher than after the boiling point of the pure solvent. This increase in boiling point is termed as elevation of boiling point। Elevation हो गया, अगर किसी चीज में आप किसी चीज को मिला दोगे तो उसको, जैसे आइस में वाटर को मिला दोगे तो अब वो क्या होगा, ठीक है। अब उसको आपको जमाने में थोड़ा क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो प्योर वाटर जल्दी जम जाता है, और वो आइस मतलब वो जो आप आप उसमें जो नमक वाला पानी और वाटर डालोगे तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। डेल्टा बी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, और टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो यहाँ पर के आ जाता है, और ये जो एम रहता है वो आपका मोलैरिटी रहता है। आपको ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, आप यहाँ पर याद करें। ओके, next depression in freezing point। The freezing point of a solution containing a non volatile solute is always less। फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होता है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट के साथ अगर डालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होगा, बल्कि प्योर सॉल्वेंट का उससे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यहाँ पर भी सेम होता है, यहाँ पर भी सेम होता है, बट यहाँ पर KF हो जाता है, और यहाँ पर मोलारिटी का फॉर्मूला लगता है। KF इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ऑस्मेटिक एंड osmotic pressure, the movement of solvent particle from the less concentrated से high concentration में जा रहा है, ठीक है। उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हम उसको ऑस्मोसिस करते हैं, और द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर व्हिच डेवलप्स ऑन अकाउंट ऑफ ऑस्मोसिस कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। मतलब और दी एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन। अब मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ ऑस्मोसिस की तरफ, जिसकी वजह से वो रुक जाए, तो पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT N2/VRT पाई V। हमने क्या किया यहाँ पर? सिर्फ V को, यहाँ पर आप ये याद रखेगा कि फॉर्म N2/C इज इक्वल टू N2/V लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपका जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पेज है आपका। चलिए, टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक, आपको ऑलरेडी पता है अगर दो सोल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। इफ एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है विद रिस्पेक्ट टू द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, हम उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे, और द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू अ डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है हाइपोटोनिक, बहुत कम है सोल्यूशन में प्रेशर तो वो हाइपोटोनिक होगा। इफ अ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड on the solution, the solvent will flow from the solution into the pure solvent to the semi permeable bag। अगर मैं ज्यादा प्रेशर लगा दूंगी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दूंगी, हम उसको क्या कहते हैं?
रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें क्या होगा, सोल्यूशन में से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा वाटर क्लीन होगा। अब एबनॉर्मल मास, मोलर मास, when the molecular mass of a substance determined by any colligative property comes to be different from the expected value, the substance is said to have a abnormal molecular mass। जब मैंने देखा 5 होना चाहिए इसका मास, लेकिन मेरे को मिल रहा है 4, तो इसको हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। वेंटो फैक्टर का काफी बार डेफिनेशन पूछा गया, वो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन द वैल्यू कैलकुलेटेड, ठीक है, और ये हमेशा 0 से कम रहता है, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। अगर आई ज्यादा है तो सॉल्वेंट अंडर को डिसोसिएशन, और अगर 1 जीत गया तो इट अंडर को एसोसिएशन। अल्फा डिसोसिएशन 1i-1 अपॉन n-1, और यहाँ पर 1 - n अपॉन 1 - 1 अपॉन n, ठीक है। अब अगर कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और आपको उसका बताना है कि क्या इसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा, तो हर चीज में बस आपको आई से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे भी आई से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे भी आई से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा है, यहाँ पे भी आई से कर दिया और यहाँ पे भी आई से कर, ठीक है। तो होप आपको ये वन शॉट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई नो आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं अपनी एग्जाम्स में। थैंक यू।